ओके जी, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो मैंने कहा जी कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जी जो नेक्स्ट ईयर की होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो प्रीवियस ईयर की होंगी। सपोज हमने पिछले साल डिविडेंड प्रपोज किया 1 लाख, हमने उसको 1 लाख रुपए नहीं डिविडेंड दिया, हमने क्या किया जी सिर्फ 50,000 दिया। प्रोविज़न हमने लिखी थी 1 लाख की। अब जो 50,000 की प्रोविज़न है, ये जो भी हमारा है 50,000 की प्रोविज़न अब हमें मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं है। वो कहता है जी 50,000 दे दिया, बाकी का 50,000 मैंने रखना है। ये एडजस्टमेंट पिछले साल की थी, अगर हमें इस साल करनी पड़ेगी तो हम कहाँ करेंगे। जो कहता है जी ना तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, ना ही आप बैलेंस शीट में करेंगे। इसके लिए आप एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसमें कहेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जी किसी भी चीज़ को दुरुस्त करना। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है जी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस को सही तरीके से एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, जो फर्दर आपकी एडजस्टमेंट्स हैं वो आप इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसकी डेफिनेशन में वो कहता है जी अ पार्ट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर्म्ड फॉर, यानी किस लिए बनाई जाती है। नंबर 1 डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। जो मुझे इस साल नेट प्रॉफिट अगर 2 लाख 3 लाख का हुआ है तो मुझे कहाँ कहाँ लगाना है ये पैसा। सारे का सारा घर ले जाना है, सारे का सारा कैपिटल को दे देना है, या सारे का सारा री इन्वेस्ट करना है। तो नंबर 1 है जी डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, कि वो उस पैसे को कहाँ कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है। सेकेंड 1 है जी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो एडजस्टमेंट्स की थी उसमें आपने क्या करना है। एलोकेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि हमें जो आगे आने वाले वक्त में करने हैं इवेंट्स, या जो भी कोई काम करने हैं उसको कहाँ पे हैंडल करना है, उसको भी आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट को कहाँ कहाँ री इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किस तरह से आप इस प्रॉफिट को एलोकेट कर रहे हैं, वो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। तो ये 4 बेसिक पर्पसेस कह लें जी, या उसकी डेफिनेशन में जो उसने बताया। नंबर 1 है जी डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, कि कहाँ कहाँ प्रॉफिट को यूज़ करना है। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर इवेंट्स, दोनों पिछले साल जो गुजर गया है, आने वाले साल में अगर कुछ करना है तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, डिबेंचर्स को देने हैं, शेयर होल्डर्स को देना है डिविडेंड, तो वो भी आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब देख लेते हैं जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें कितने स्टेप्स चाहिए और कौन कौन से प्रोसीजर्स इसके लिए फॉलो करने हैं। तो उसने कहा है जी इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहले हम ये स्टेप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक स्पेसिमन या कह लेंगे एक फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लास्ट में हम एक प्रॉब्लम करेंगे ताकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि व्हाट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज। ओके जी, फर्स्ट स्टेप क्या करना है। उसने कहा जी प्रोसीजर या स्टेप्स ये हैं जी कि आपने फॉर्मेट बनाने के बाद उस फॉर्मेट में एंट्री क्या करनी है। सेम लेजर अकाउंट होगा एक, इसकी एक साइड डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। यहाँ वो ये बता रहे हैं जी कि आपने क्रेडिट और डेबिट साइड पे कौन कौन से इवेंट्स और कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। स्टेप 1 में वो कहता है जी एनी सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, यानी बैलेंस यानी सरप्लस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज फर्स्ट आइटम ऑन क्रेडिट साइड, यानी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन मिलता है तो वो किसका बैलेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है जी, याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में अगर आपको कोई भी बैलेंस ब्रॉट डाउन मिलता है तो इसका मतलब है ये कि जी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो क्या करेंगे जी, हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, ऑन दी क्रेडिट यानी इनकम साइड पे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड स्टेप में वो कहता है जी नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग दिस ईयर या करंट ईयर इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से, और वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो भी हमने कहाँ रिकॉर्ड कर देना है, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। स्टेप नंबर 3 है जी एनी बैलेंस विच वॉज क्रिएटेड इन द पास्ट ईयर बट स्टिल अनक्लेम्ड ऑन और नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ, यानी आपने पिछले साल उसको
अपना एक्सपेंस बनाया था, बट अब उस एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं है, या उसको करने की, या उस प्रोविज़न को या रिजर्व को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो पिछले साल से पैसा बचा हुआ है उसको भी ऐड कर दे इन करंट ईयर्स बैलेंस, और वो भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ऑन द इनकम या क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया जी, सपोज हर कंपनी इनकम टैक्स देती है, हमने टैक्स के लिए प्रोविज़न रखी जी कि हम 1 लाख रुपया रख रहे हैं, और आपको जब इनकम टैक्स आया, रिजर्व या प्रोविज़न आपने रखी थी 1 लाख की, ओरिजिनल इनकम टैक्स आपको आया सिर्फ और सिर्फ 75,000 का। तो जो 25,000 एक्सेस था, जो पिछले साल की प्रोविज़न अब नहीं चाहिए हमें, वो हम इस साल के क्रेडिट में या इस साल की इनकम में ऐड कर देंगे। ये तो जी क्रेडिट साइड जो हमने रिकॉर्ड करनी है, या क्रेडिट साइड पे चीज़ें। नंबर 1 है जी बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, आपका जो इसका है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इस साल का प्रॉफिट, पिछले साल की वो प्रोविजंस जो अब हमें नहीं चाहिए, यानी एक्सेस अमाउंट्स थी, अब हमने उनको ख़त्म करना है या ऐड बैक करना है। तो ये 3 चीज़ें आएंगी जी आपकी क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे क्या करना है, उसने 4th स्टेप में कहा है जी कंपनी डिवाइड द अवेलेबल प्रॉफिट्स इनटू डिफरेंट हेड्स ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये स्पेसिमन बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा जी वो कौन कौन से अवेलेबल प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ पे या किन हेड्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने एज यूजुअल आपके अकाउंट का नाम लिखना है, तो हम यहाँ लिखते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहने लगी थी मैं, कहने लगी थी जी इसको सिंपल फॉर्म में P&LAPP, यानी अप्रोप्रिएट को APP और आगे डॉट डाल के सिंपली ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है जी, आपकी आसानी के लिए। लेजर फॉर्मेट है, लेकिन हम इसमें पूरा लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई डेट्स नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं दिया जाता, ना ही आपके बड़े जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कभी भी डेट्स मेंशन नहीं होती। सो लेजर की एक साइड डेबिट, यानी ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपका लिखा जाएगा जी रेफरेंसेस, यहाँ अमाउंट, यहाँ फिर रेफरेंसेस और यहाँ फिर अमाउंट। पहले हम क्रेडिट साइड कर लेते हैं जी। उसने क्या क्या लिखा था, उसने कहा था जी बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। यहाँ मैं लिख रही हूँ समझ आने के लिए या आपकी समझ के लिए कि इट विल बी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ आएगा आपका नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, जो आपने ब्रॉट डाउन किया होगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, उसकी वैल्यू लिखनी है। और सबसे लास्ट पे आपकी प्रोविजन आएंगी विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जो आपको मज़ीद नहीं चाहिए या जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, क्रेडिट साइड पे हमेशा यही 2 या 3 बैलेंसेस होंगे, नॉर्मली 2 बैलेंसेस या 2 वैल्यूज़ ही होती हैं जी आपकी। डेबिट साइड होती है थोड़ी सी सर खपाने वाली। डेबिट साइड मतलब इतनी भी नहीं, उसमें भी 2 से 3 चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे फॉर्मेट में वो क्या कहता है जी, सबसे पहले तो अगर आपका कोई इंटरम डिविडेंड है या आपका पूरा, सबसे पहले आपके आएंगे जी इंटरम डिविडेंड्स, यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई डिविडेंड अनाउंस किया है तो वो आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जनरल रिजर्व, यानी आप कह रहे हैं जी इस प्रॉफिट में से, इन तीनों की वैल्यूज़ में से मैं इस साल इतना रिजर्व रखूँगा। ठीक है जी, थर्ड वन है जी प्रोविज़न। अब आपने हर साल ये लाजमी रखनी होती है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन या टैक्स जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपने 50,000 पिछला वाला जोड़ के रखा हुआ तो हो सकता है इस साल आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो आप कहेंगे कि हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब देर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजंस। कुछ ऑथर्स कहते हैं जी ये दोनों चीज़ें सेम हैं, बट अकॉर्डिंग टू मतलब मोस्ट ऑफ द कह लें जी लोगों के अकॉर्डिंग प्रोविज़न और रिजर्व में डिफरेंस है। कैसा? कहता है जी प्रोविज़न हमेशा वो वाली अमाउंट होगी जो आप सेट असाइड कर रहे हैं किसी ऐसे इवेंट के लिए जिसका आपको पता है, यानी ऐसी लायबिलिटी विच इज़ ऑलरेडी नोन, यानी आप उसके बारे में
जानते हैं। सपोज जिस तरह हम रखते हैं जी आपकी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, हमें पता होता है जी अगर इस बंदे ने 1 साल तक पैसे नहीं दिए तो ये पैसे लेके भाग जाएगा। इसी तरह हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी रखते हैं, और बहुत सी टाइप्स हैं जी जिसके लिए हम अपनी प्रोविजंस रखते हैं। रिजर्व का कुछ नहीं होता जी। रिजर्व इज ऑलवेज केप्ट असाइड या इट इज ऑलवेज सेट असाइड फॉर द पर्पज विच इज नॉट ऑलरेडी नोन। हमें पता ही नहीं होता, हम कह रहे हैं जी बट वी आर कीपिंग इट फॉर आवर रेनी डेज। आपकी इंग्लिश की ज़ुबान में रेनी डेज ऐसे दिनों को कहते हैं जी जो कहते हैं जी मुश्किल के हालात, यानी ऐसी सिचुएशंस जिसमें कंपनीज को प्रॉफिट अर्न नहीं होंगे तब कंपनी क्या करेगी। तो उसने कहा जी उसके लिए हम जनरल रिजर्व या रिजर्व के नाम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंस हो गया आपका बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन हमेशा ऑलरेडी नोन लाइबिलिटीज़ के लिए या ऑलरेडी नोन, इसके ऊपर लिख देती हूँ जी लाइबिलिटी। प्रोविजन इज ऑलवेज फॉर ऑलरेडी नोन लाइबिलिटीज़, और जो रिजर्व्स होते हैं वो लाइबिलिटीज़ पहले से पता नहीं होती। वो हम कह रहे हैं जी बस रेनी डेज के लिए रख रहे हैं, हमें नहीं पता कब ज़रूरत पड़े और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है जी। थर्ड चीज़ हमने कहा प्रोविज़न फॉर टैक्स रखते हैं। उसके बाद आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इक्वलाइजेशन फंड। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है जी, उसने कहा है जी आप हर साल डिविडेंड की एक ख़ास अमाउंट रिजर्व के तौर पे या प्रोविज़न के तौर पे रखते हैं जी कि हम इतना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं या इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को देंगे। उसके लिए उसने एक फ़ंड बनाया होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड। किसने जी, आपकी कंपनी ने। अगर आपने पिछले साल ज़्यादा डिविडेंड दे दिया और उसमें से 10-15 हज़ार कम पड़ गया तो आपने इक्वलाइज़ का मतलब है जी आप उसको बराबर रखेंगे। क्या आप वो अपना रिजर्व मेंटेन करके रख रहे हैं, वो फंड आपने उतने का उतना ही रखना है। तो अगर इस साल भी उस इक्वलाइजेशन फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप इसमें रख देंगे। उसके बाद है जी प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या आप इस साल कितना डिविडेंड देंगे, ये भी आपने यहाँ पर लिखना है। और लास्ट पे होगी जी प्रोविज़न फॉर सिंकिंग फंड, कि अगर कल को हमारी कंपनी डूब जाती है तो हमारे पास वाइंडिंग अप के लिए या सिंकिंग के टाइम पे, सिंक कहते हैं जी डूबना, जहाज़ डूब रहा हो तो उसको हम कहते हैं जी सिंकिंग बोट या कुछ भी। तो उसने कहा जी सिंकिंग फंड ऐसा फंड है जी जो कंपनी ने अपनी वाइंड अप या वाइंडिंग अप के टाइम के लिए रखा होगा, तो उस फंड को आपका सिंकिंग फंड कहते हैं। तो उसमें उसने कोई प्रोविज़न या देखे ना, उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया प्रोविज़न फॉर सिंकिंग फंड। जहाँ पर्पस डिफाइन नहीं है वहाँ उसने जनरल रिजर्व का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए, इसके लिए इतनी कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन में ऑलरेडी होगा कि जी रिजर्व है या प्रोविज़न है। सो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट दोबारा बोल रही हूँ जी। सबसे पहले आपका लास्ट ईयर का बैलेंस आएगा, फिर आपकी करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, उसके बाद आपकी वो प्रोविजन आएंगी जो कि आपको अब मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आएगा जी आपका इंटरम डिविडेंड, जनरल रिजर्व्स आएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकती है, कुछ और हो सकती है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड, और लास्ट पे आपके सिंकिंग फंड की या आपने कोई और प्रोविजन अगर रखी हुई है तो वो आएगी। ओके जी, अब हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लेते हैं जी ताकि हमें आइडिया हो जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे है। एग्जाम्पल है जो कहते हैं जी XYZ लिमिटेड कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन 1 जनवरी। ये हो गया जी साल के शुरू में, तो ये आपका कौन सा बैलेंस होगा, बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। अब आगे करते जाते हैं जी। ड्यूरिंग द करंट ईयर 2018 कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000। डायरेक्टर्स रिकमेंडेड द फॉलोइंग। अब डायरेक्टर्स ने क्या क्या कहा जी, डायरेक्टर्स ने कहा है जी XYZ जनरल रिजर्व फॉर ₹15,000। अब इस साल का प्रॉफिट कितना है, 1,60,000। द डायरेक्टर रिकमेंडेड द फॉलोइंग्स, जनरल रिजर्व ऑफ ₹15,000 के 15,000 का इस साल आपने जनरल रिजर्व रखना है। इनकम टैक्स फॉर द ईयर, यानी इस साल का इनकम टैक्स के लिए जो हम प्रोविजन रख रहे हैं वो क्या होगी जी, 50,000 रुपये। उसके बाद डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र ₹14,000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन
फंड। उसने कहा जी जो हमने अपना फ़ंड कायम किया हुआ है उसमें भी 14,000 रुपये हमने भेजने हैं, या जो उसमें क्या करने हैं जी, कंट्रीब्यूट करने हैं। प्रोवाइडेड 20,000 फॉर बोनस फंड्स फॉर दी स्टाफ। अब जो आपके स्टाफ के लिए बोनस फंड है उसमें भी उसने क्या करना है जी, 20,000 दे देना है। द कंपनी हैज़ 400,000 यानी 4 लाख ऑर्डिनरी पेड अप कैपिटल शेयर्स हैं, हैविंग शेयर वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। कंपनी अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% पर एनम। अब हमेशा याद रखिएगा डिविडेंड आपको हमेशा मिलेगा जी ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू पे, ये आपने कभी नहीं भूलना। और आपको अगर कहे कि जी दे आर टोटली पेड, तो वो आपका पेड अप कैपिटल होगा और सारी की सारी वैल्यू यानी ये जो 10% है ये आपका 4 लाख पे निकलेगा। अब इसका गिवन डाटा और जो आपकी अमाउंट है जी वो देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या है जी, आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 30,000 रुपये। उसके बाद मैं कोई पेज ले लूँ जी, एक सेकंड रुकिए ज़रा। ओके जी, अब हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है जी, हमने कहा हमारे पास सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 का। करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा क्या है जी, या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो वो है हमारे पास 1,60,000, यानी 30,000 पिछले साल के प्रॉफिट में से बचा था, 1,60,000 इस साल का प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो चीज़ें हैं उसने कहा है जी आपने जनरल रिजर्व रखना है 15,000 का। इनकम टैक्स की प्रोविज़न है, या इनकम टैक्स के लिए आपने जो रखना है वो है 50,000। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, मैं DEF लिख रही हूँ, कुछ भी लिख लें, पूरा लिख लें आप। ठीक है जी, वो कितना है 14,000। पेड फॉर बोनस फंड फॉर स्टाफ, उसमें कितना देना है जी आपने 20,000। और लास्ट पे है जी प्रपोज्ड डिविडेंड, आपका कितना आएगा, प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है जी, वो मैंने आपको बता दिया है। आपके टोटल शेयर्स हैं 4 लाख, पेड अप है, उसका 10% आपने फाइंड आउट कर लेना है, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 40,000। 40,000 रुपये आप इस साल का डिविडेंड देंगे। ओके जी, आज जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले हमारी क्रेडिट साइड पे 2 वैल्यूज़ जाएंगी जी, प्रीवियस ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का बैलेंस। तो मैं बैलेंस लिख रही हूँ, सबसे पहले यहाँ हम ऊपर लिखेंगे जी, उसने कहा जी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड, ये रही आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ रेफरेंसेस, इधर लिखेंगे जी आपकी अमाउंट, फिर यहाँ पे रेफरेंसेस और यहाँ पे अमाउंट्स। क्रेडिट साइड पे हमने लिखना है जी ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, वो है आपका 30,000। ये सबसे ऊपर जो हमने मेंशन किया था। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम द करंट ईयर, उसको हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ कन्वर्ट कर रहे होंगे। वो कितना होगा 1,60,000। इसके अलावा उसने कोई प्रोविज़न नहीं, जो उसने कहा जी विच इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो हम इधर क्रेडिट साइड पे और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब डेबिट साइड पे जो जो हमने अपने कह लें जी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, प्रॉफिट को सबसे पहले प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व रखना है जी, कितने का 15,000 का। उसने कहा जी 15,000 का जनरल रिजर्व रख लें। ये पेज ज़्यादा आसानी देगा हमें। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन या इनकम टैक्स, यहाँ आएगी जी आपकी प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, कितनी है 50,000। थर्ड पे है जी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में उसने कहा जी आपने प्रोवाइड करने हैं 14,000 रुपीज़।
हमने 14,000 रुपये दे दिया डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड को, बोनस फ़ंड फॉर स्टाफ्स के लिए। इसको मैं खाली यहाँ पूरा नहीं लिखती, यहाँ लिखती हूँ जी सिर्फ बोनस फ़ंड। तो बोनस फ़ंड में हमने कितने पैसे देने थे जी? 20,000। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड है आपका 40,000। अब दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, सेम वही रूल जो हम अकाउंटिंग में पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं जी, कि आपकी जिस साइड का बैलेंस बड़ा होगा आपने वही दोनों साइडों पे लिखना है। मैं डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करती हूँ, तो क्रेडिट साइड पे आता है 1,60,000 प्लस 30,000, तो ये आ गया 1,90,000। डेबिट साइड का सारा टोटल करें तो 15,000 प्लस 50,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000 और लास्ट पे आपका 40,000। इसका टोटल आता है जी 1 लाख। ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये आपकी इनकम्स हैं। और एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? डेबिट बैलेंस है 1,39,000, यानी अभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बावजूद भी प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1,90,000 माइनस आपका आंसर करें तो ये 50,000 का आपका स्टिल प्रॉफिट है, जो कि ट्रांसफ़र होगा टू द बैलेंस शीट और किसको जाएगा? आपके कैपिटल को। अब जी इधर हमने क्या करना है, मैंने कहा जी जो अमाउंट बड़ी होगी 1,90,000, इधर भी और इधर भी 1,90,000, इसका टोटल करें तो 1,39,000। डिफरेंस कितना आया था? 51,000 का। तो ये हमारा क्या है जी? बैलेंस। हम इसको प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं जी बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। अब ये वो वैल्यू है जो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करनी है। आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, जिससे आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सबसे लास्ट पे बैलेंस शीट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे इससे रिलेटेड मतलब हमने पढ़ा था जी कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसकी जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उसके इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ जाने हैं, उसकी मैं पिक्चर लेके आपको एक डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वहीं पे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वो छोटा सा एक पेज है कि जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ हैं। सपोज़ आपका जनरल रिजर्व अगर यहाँ आ रहा है तो बैलेंस शीट में उसका असर या इफ़ेक्ट कहाँ होगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर मुझे लग रहा था छोटा है, बट फिर भी इतना लेंथी हो गया, बट इट वाज इजी। तो आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अगेन लिख दिया करें जी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। मैंने कमेंट्स ऑफ नहीं किए इसीलिए, ताकि आप लोग एक्सेस कर सकें आसानी से। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, साथ साथ टाइम टू टाइम पढ़ते रहें, अपनी असाइनमेंट्स को अच्छे से करते रहें। डोंट कॉपी फ्रॉम ईच अदर। आप लोगों ने गूगल से, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे, गूगल ने तो अच्छे के लिए सारा काम किया था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड कॉपीड फ्रॉम द विकीपीडिया या गूगल। तो ये बहुत बुरी हरकत है। आप लोग खुद अपनी सेल्फ राइटिंग लिखा करें। मैंने पहले दिन से कहा हुआ है जी कि अपने अल्फाज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, अपने मुल्क को, अपनों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।